क्लास 11 से चैप्टर हमारा चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। और आज की क्लास में हम वैसे तो गैसियस लॉज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन गैसियस लॉज को जब हम पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट लॉज जब आएंगे तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है उन सारे लॉज की। तो उसके लिए ग्राफ का थोड़ा सा जो नॉलेज होना चाहिए बिफोर दैट लॉज, वो हम पहले कवर कर लेते हैं। तो आइए, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसको बनाना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब स्ट्रेट लाइन कब होता है कब नहीं होता है वो हम थोड़ा समझेंगे, बट बेसिकली जो ज्यादातर ग्राफ हमें चैप्टर में मिलेंगे वो स्ट्रेट लाइन पे ही मिलेंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है उसमें अभी क्लास 11th में अगर आपके पास मैथ्स है तो वहां पर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर वहां पर आएगा तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स में भी काफी यूज किया होगा, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, जैसे वीटी ग्राफ का स्लोप निकालो तो ऐसे रिलेशन आ जाता है। तो वही चीज है यहाँ पर भी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि इंटरसेप्ट और स्लोप की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ग्राफ के अंदर। तो एक तो होता है आपका क्या, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है वो होता है स्लोप। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें ग्राफ को समझना है तो उसके लिए ये दो चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो इंटरसेप्ट का यहाँ पर मतलब होता है कि पोर्शन कट ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, पोर्शन कट बाय लाइन ऑन एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। लेकिन जो इंटरसेप्ट मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो वाई एक्सिस वाला ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस लिख रहे हैं। तो इंटरसेप्ट पोर्शन कट बाय लाइन ऑन एक्स एक्सिस भी आप ले सकते हैं और वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। और स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है यहाँ पर एंगल मेड बाई, स्लोप का यहाँ पे मतलब होता है एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंगल से यहाँ पे लेना देना है वो भी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे। और जो इंटरसेप्ट की बात मैं यहाँ पे करूंगा वो इंटरसेप्ट बेसिकली वाई एक्सिस वाला ही होगा। यानी जो इक्वेशन हम यहाँ पे लाइन की यूज करते हैं उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें दो चीजें आती हैं, एक स्लोप आता है और एक इंटरसेप्ट आता है। तो उस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो आप ध्यान रखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में जो m होता है ये स्लोप डिनोट करता है, क्योंकि m से हम स्लोप डिनोट करेंगे। और इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे c से होता है, लेकिन इस लाइन के अंदर m का मतलब तो स्लोप हो गया, लेकिन c का मतलब यहाँ पर होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। मतलब y एक्सिस का कितना पोर्शन आपकी लाइन ने कट किया है फ्रॉम ओरिजिन, तो उसको हम कहते हैं उसका y इंटरसेप्ट, यानी कि c से उसको डिनोट करते हैं। और ये हमारा स्लोप होता है जो एंगल के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है इस तरह से, और ये हमारी कोई मान लेते हैं लाइन है इस तरह से, तो इसमें देखिए इतना हिस्सा तो ये वाई एक्सिस का कट किया है, यहाँ पे देखिए इतना हिस्सा वाई एक्सिस का कट किया है, तो ये तो हमारे लिए क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट, ये हमारा सी हो जाएगा। और ये जो एंगल उसने बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का भी tan लेना पड़ता है, थोड़ी एंगल के आगे भी आएगा tan ऑफ, टेंजेंट ऑफ लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे थोड़ा सा, क्योंकि टिग्नोमेट्री के बगैर तो एंगल निकलेगा नहीं ना। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ मतलब जो भी एंगल होगा उसका टेंजेंट लेना होगा। यानी ये थीटा अगर एंगल बन रहा है तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी, एम की जो वैल्यू होगी, वो tan थीटा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? tan थीटा। ये पढ़ेंगे आप मैथ्स के अंदर ज्यादा, अभी तो सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये हो गया इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट जितना हिस्सा उसने वाई एक्सिस का कट किया, और थीटा जो एंगल बनाया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसका tan थीटा अगर आप ले लें, टेंजेंट ऑफ द एंगल ले लें उसका, तो वो आपका उसका स्लोप बन जाता है। अब मैं इसके डिफरेंट जो है आपको फॉर्म्स बताता हूँ। देखिए ये जो लाइन है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो सबसे पहला केस आपका इसमें ये बन सकता है कि आपका जो y इज इक्वल टू, मतलब c अगर आपका जीरो हो जाता है, पहला फॉर्म तो ये आता है कि इफ c इज क्या, जीरो, मतलब आपकी उस इक्वेशन में इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो फिर y इज इक्वल टू सिंपली क्या बन जाएगा, mx बन जाएगा।
तो जब y इक्वल टू एम एक्स वाली जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, इसमें m तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकती कभी, स्लोप तो किसी लाइन का कभी चेंज नहीं होता है। तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा बनेगा आपका ये, ध्यान रखिए। तो जब भी आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ आपकी जो इक्वेशन है वो अगर मैच होती है, समझ जाओ, तो उसका ग्राफ आपको हमेशा ये बनाना है। मतलब ये ग्राफ तब भी बनता है जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल, यानी कि y यहाँ पे x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हो सकता है कि y का काम टेम्परेचर कर रहा हो, y एक्सिस पे आपने टेम्परेचर ले लिया, x एक्सिस पर आपने वॉल्यूम ले ली, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो जब भी कोई दो चीजें आपस में डायरेक्टली रिलेशन में रहती हैं तो उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही पास होता है। और मेकिंग यहाँ पे जो आप देखेंगे एंगल सब में डिफरेंट हो सकता है क्योंकि स्लोप उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन ग्राफ आपका हमेशा यही रहेगा। दूसरा केस फिर इस केस में आता है कि आपका जो ग्राफ होगा सेकंड जो रहता है, जो आपको ध्यान रखना है, सेकंड केस आपका ये आता है कि आपने जो ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, वहां पर दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब आपका जो m है वो भी पॉजिटिव है और जो आपका c है वो भी पॉजिटिव है। तो उस केस में हमारी लाइन का जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ठीक है। तो आपको मैं अलग अलग सिचुएशन बता रहा हूँ और उस सिचुएशन में क्या ग्राफ होगा वो भी बता रहा हूँ। तो अगर आपने देखा कि मेरा स्लोप भी पॉजिटिव है और मेरा इंटरसेप्ट जो बन रहा है वाई एक्सिस पे वो भी पॉजिटिव है, तो समझ जाइए कि आपकी इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं स्लोप जो है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। थर्ड केस आता है कि m की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई लेकिन c अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो उस केस में जो ग्राफ आपको लाइन का दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो लाइन अगर आपकी इस तरह से ड्रॉ हो रही है तो समझ जाएं कि उसमें m नेगेटिव होगा आपका और c उस केस में आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं जिसके अंदर m आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन जो आपका इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव हो जाता है, तो m हमने सपोज करें यहाँ पर पॉजिटिव रखा है और c जो है उस ग्राफ में क्या हो गया है, नेगेटिव। मतलब इनकी इक्वेशंस भी बता देता हूँ कैसी दिखाई देंगी। जो हमारा दोनों पॉजिटिव है तो फिर इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे दिखाई देगी, y इज इक्वल टू सिंपली एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे दिखाई देगी y इज इक्वल टू एम माइनस एम एक्स प्लस सी। और तीसरी जो इक्वेशन है अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो जिसमें c हमारा नेगेटिव हो जाता है तो इसकी इक्वेशन दिखाई देगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो इस केस में फिर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ, क्योंकि हमारा जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव हो गया तो हमें नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस जाना पड़ेगा, तो उस केस में फिर जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये। अब इसको अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो ये इतना हिस्सा काटेगा एक वाई एक्सिस का, तो नेगेटिव साइड में आ गया अब इस बार, ये देखिए आ रहा है समझ में। तो ये ग्राफ फिर आपको इस तरह से दिखाई देगा। और लास्ट केस इसमें आता है कि दोनों ही आपके क्या हैं, नेगेटिव है, मतलब स्लोप। हाँ तो इंटरसेप्ट सी नेगेटिव हो गया ना आपका इस केस में, क्योंकि उसने पहले तो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस काट रहा है तो सी पॉजिटिव है और नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होता है ना, तो फिर वो स्लोप आपका इंटरसेप्ट तो आपका नेगेटिव हो गया ना। तो m हमारा नेगेटिव है और c भी हमारा नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी होगा। और इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो फिर आपका कुछ इस तरह से होगा, इस केस में जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से होगा, ये इसको भी नीचे मैच करेंगे तो ऐसे कटेगा ये। और ये जब भी एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल आपका बन जाता है जब, तो ऑब्ट्यूज एंगल में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और अगर आपका 0 से 90 के बीच में एंगल रहेगा तो tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो फिर स्लोप भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि m इक्वल टू tan थीटा है ना। तो ऑल डिपेंड ऑन थीटा, थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो उसके हिसाब से m नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ है सर जो आपको ध्यान रखने हैं बनाते वक्त, ये आपको कहीं ना कहीं फोर्थ में दोनों ही नेगेटिव हो गए ना सर, फोर्थ में तो m पॉजिटिव है। m नेगेटिव क्यों होगा भाई, m तो एक्यूट एंगल बन रहा है भाई, ये देखो ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ये एक्यूट एंगल बना रही है। m मतलब वाई एक्सिस कैसे हो गया यार, अभी तो बता रहा हूँ, m स्लोप है, c आपका इंटरसेप्ट होता है, m तो स्लोप है जो tan थीटा पे डिपेंड करता है। अब कुछ और चीजें समझिए फटाफट। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो a कोई चीज है जो b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जरूरी नहीं कि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने बता दिया, जब भी a और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन, इधर a रहेगा इधर b रहेगा। लेकिन अगर आपने देखा कि वहां पर a और b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि जब हम बी को बढ़ाएंगे तो एक वैल्यू घटती जाएगी फिर, तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जितने भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वहां पर ग्राफ ऐसा होता है आपका, थोड़ा कर्व बनता है इस तरह। ठीक है, और इसके अलावा एक ही साथ मल्टीपल ग्राफ अगर आपको दिखाई देते हैं, मान लीजिए ये ग्राफ भी आपको काफी दिखेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस तरह के ग्राफ, ये देखिए। तो यहां पर अगर मैं इसका स्लोप बनाता हूं m1, इसका स्लोप बनाता हूं m2, इसका स्लोप बनाता हूं m3, तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी स्लोप बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर इसका एंगल इतना है, फिर इसका एंगल इतना होगा और इसका एंगल इतना हो जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्लोप की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यानी m3 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद m2, फिर उसके बाद m1। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारा ग्राफ से रिलेटेड चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो मैंने पहले से ही आपको समझा दिया है। और जब भी आपको ग्राफ बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं, तो आपको अपनी इक्वेशन को हमेशा किससे कंपेयर करना है, किस इक्वेशन से कंपेयर करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि उसका ग्राफ कहाँ बनेगा। तो इसके जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। जो मेन चीज़ है आप वो लिखिए, आप चाहें तो 2 पेज आपने छोड़ सकते हैं, ताकि उसमें ये आपका बाद में कॉपी कर लेना इसको। हाँ भाई बच्चे, ये ग्राफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्लियर हो रही है आपको कि कब हमारा स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैसे बनेगा। और ये जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है इसको समझिए, क्योंकि स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्राफ, चाहे वो आप केमिस्ट्री में बना रहे हैं चाहे फिजिक्स में बना रहे हैं। और स्लोप का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही स्लोप काउंट किया जाता है। जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप। चलिए पहला स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। जैसे मान लो तेरा थीटा 45 है, तो टेन थीटा निकाल ले, टेन 45 कितना होता है 1, तो स्लोप 1 हो गया। हमें परपेंडिकुलर बेस का क्या करना है, हमें सिर्फ एंगल से थीटा निकालना है, हमें एंगल देखना है यहाँ पे बस। यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस का कोई रोल ही नहीं है। आप ये देखो कि आपकी लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस के साथ क्या एंगल बना रही है, और आपको यहाँ पर एंगल पे नहीं काम करना, आपको मैथ्स नहीं यूज करनी है। यहाँ जो ग्राफ बने होंगे बस वो ऐसे, कभी कभी को ग्राफ नीचे दिखाई देगा जैसे मैंने बना रहा हूँ अलग अलग। तो मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि जो तुम्हारी इक्वेशन है वो इनमें से किसके साथ मैच हो रही है, तुम वो देखोगे कि हाँ भाई मेरी जो इक्वेशन आ रही है वो इसके साथ मैच हो रही है, तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा। अभी आपको इतना ही समझना है, जो डिटेलिंग होगी वो मैथ्स में मिलेगी आपको, वो मैथ्स फिर आपको पूरा मैथ्स सही से यूज करना पड़ेगा। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि किस इक्वेशन पे ग्राफ कैसे दिखाई देगा। चलिए बच्चे, पहला स्क्रीनशॉट हो गया, और उसके बाद आइए ये दूसरा। चलिए सेकंड ले लिया सबने, ये लीजिए थर्ड। चलिए थर्ड हो गया, और ये लीजिए अब फोर्थ। और ये लीजिए आप लास्ट। हाँ, ये आपका लास्ट हो गया। ठीक है सर, तो ये ध्यान रखिए। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम लॉस अभी स्टडी करने जा रहे हैं आगे, तो उसमें किसी न किसी लॉस में कोई ना कोई चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब हर चीज वेरी नहीं करेगी। तो फिर हम उस ग्राफ को उसके अकॉर्डिंग कुछ नाम देते हैं, तो वो चीज मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको देखिए। तो ये चीजें आप पहले लिख लो चाहे नोट में, कि अगर हमने देखा कि वो जो ग्राफ है वो हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर बन रहा है, मतलब जो ग्राफ मेरा बन रहा है उसमें टेम्परेचर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट, टी टेम्परेचर जो कांस्टेंट है। तो आप समझ जाएं ऐसे ग्राफ को फिर हम क्या कहते हैं, आइसो बार कहते हैं, क्योंकि बार जो होता है वो किसकी यूनिट होती थी, सॉरी आइसोथर्म, बार नहीं आइसोथर्म। तो थर्म से क्या रखो, थर्मल, थर्मल से थर्मामीटर, टेम्परेचर। तो जब भी हम थर्मल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब हीट से, टेम्परेचर से ही होता है। तो अगर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम हो रहा है तो समझ जाएं कि उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म।
इसी तरह से अगर हम एज कांस्टेंट प्रेशर काम करते हैं, यानी कि प्रेशर P कांस्टेंट है, तो उसमें फिर आ जाता है आइसो बार, क्योंकि बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर। और लास्ट अगर आता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ऐसे ग्राफ को फिर हम बोलते हैं आइसोकोर। तो ये बच्चे आपको ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन पे हमने क्या ग्राफ को नाम देना है। जैसे टीचर ने बोला कि ये तो आइसो बार है, तो आइसो बार है तो समझ जाओ कि भाई वो ग्राफ में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। उसने कहा कि ये आइसोथर्म है, तो समझ जाए कि भाई उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हर सिचुएशन के हिसाब से हमें ग्राफ को देखना होता है। चलिए, तो ये हमने पूरा अपना एक नॉलेज ले लिया है ग्राफ से चीजों से रिलेटेड, ताकि हमें आगे कभी भी हम ग्राफ बनाएं तो हमें चीजें समझ में आ जाए। तो आइए अब हम अपने गैसियस जो लॉज हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं और उनको स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए सभी बच्चे, गैसियस लॉज। तो गैसियस लॉज में सबसे पहला जो लॉज हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसमें बॉयल्स लॉ आएगा, नेक्स्ट फिर चार्ल्स लॉ, काफी सारे लॉज हैं, तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम कवर करते हैं अपना पहला लॉ, दिस इज कॉल्ड हियर बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ के अंदर क्या, या बॉयले लॉ भी कह सकते हैं, तो ये जो लॉ है इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो लिखिए साथ साथ ही, इट स्टेट्स दैट at constant temperature, it states that at constant temperature, pressure of a fixed amount of a gas, pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with the volume of the gas, ये है इस लॉ की स्टेटमेंट। हर लॉ की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। तो इट स्टेट्स दैट कि जब अगर हम टेम्परेचर को क्या रख दें कांस्टेंट, हमें दो चीजें नहीं चेंज करनी यहाँ पर। एक तो आपके उस गैस का टेम्परेचर जिसमें आपने रखा है उसको, उसका टेम्परेचर क्या है वहां पर, और दूसरा उसकी अमाउंट। आप देख सकते हैं उसकी जो अमाउंट है वो भी हमें क्या रखनी है, फिक्स रखनी है। तो मास नहीं चेंज होना चाहिए गैस का, और टेम्परेचर भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो वो कहता है कि उस गैस का जो प्रेशर होता है वो वेरीज करता है इन्वर्सली विद इट्स वॉल्यूम, यानी जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है। तो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर के डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो उस रिलेशन को फिर हम लिखना कैसे चाहेंगे, तो आप इसको आप कन्वर्ट करें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम कहेंगे कि अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम आ जाएं तो प्रेशर जो किसी भी गैस का होगा वहां पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी वॉल्यूम के। यही इस लॉ का कहना है। ध्यान से देखिए इस लॉ को, और साथ साथ देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है सर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द एनी गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इसका मतलब यही है कि वॉल्यूम के जो प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज होती है। उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो क्या चीज, दोनों से कोई जो फिक्स है ना सर, उनमें से एक करता हो तो नहीं, अगर आप मास वगैरह को चेंज करेंगे तो फिर वॉल्यूम पे फर्क पड़ता जाएगा ना साथ साथ। तो हमें वो चीज पे नहीं करना ना, हमें तो सिर्फ दो चीजें को सेम रखना है। आपने जैसे भी समझा रहा हूं मैं, आप देखिए। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, पिस्टन लगा, पिस्टन समझते होंगे सभी बच्चे। ये हमने ऊपर पिस्टन लगा के इसमें कोई गैस फिल कर दी। अब ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे,
और मैंने बताया था कि गैस को जितना भी कंटेनर का वॉल्यूम मिलेगा उतना ही उस गैस का वॉल्यूम होता है। तो अभी इस गैस का जो प्रेशर हम इसके ऊपर अप्लाई कर रखा है पिस्टन के द्वारा, वो मान लेते हैं P1 है। और यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है अभी वो कितना है, V1। तो अब इस कंटेनर में जो वॉल्यूम है गैस का वो भी अभी क्या है, यहाँ पर V1 वॉल्यूम पर और P1 प्रेशर पे हमने उसको रखा हुआ है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस कंटेनर में आप इसको रखेंगे उसका टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि उसमें गैस का जो मास होना चाहिए वो भी क्या रहना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे अब तुमने इसमें 20 ग्राम गैस भर दी है तो 20 ग्राम ही रहेगी वो, आप उसको 30-40 नहीं करेंगे। तो अब इस लॉ को समझने में फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो होंगे अलग आ जाएंगे फिर हमारे। तो अगर मैं अब इस लॉ को यहां पर अप्लाई करता हूं, इस लॉ को यहां पर अप्लाई करता हूं, तो यहां पर अप्लाई करने के बाद बताओ क्या लॉ मिलेगा आपको, ठीक है। और इसकी तरह से यहां पर तो अभी देखते हैं। अब मैं मान लीजिए यहां पर क्या करता हूं कि मैंने प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो प्रेशर को अगर मैं यहां पर इंक्रीज कर दूं यहां से, तो अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है पिस्टन को नीचे पुश करना होगा। तो उससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये देखिए। तो वही चीज ये लॉ समझाना चाहता है। तो गैस का अमाउंट तो उतना ही रहा, लेकिन अब वो प्रेशर चेंज होके मेरा कितना आ गया, P2। तो गैस का वॉल्यूम चेंज होके कितना हो गया, V2। और ये चीज यहां पर सिंपल है कि अगर मेरा P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है तो V2 की वैल्यू V1 से कम होगी, क्योंकि तभी तो इनवर्स रिलेशन आएगा। प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होगी आपकी, कम हो गई। अब इस लॉ को यहां पर अगर आप देखें तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम यहां से रिमूव कर सकते हैं ना, तो इसको अगर मैं यहां से रिमूव कर दूंगा तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिलेगा कि P इज इक्वल्स टू K अपॉन में V। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। P इज इक्वल, इसको हम नीचे समझ लेते हैं नहीं तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रेशर के बढ़ने से कैसे गैस का वॉल्यूम कम होता है। तो अब हमारे पास जो रिलेशन है, मेन रिलेशन है, वो ये है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और हम ये भी कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू K बाई V, बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में लाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। और उसके साथ साथ फिर हम ये भी कह सकते हैं कि P और V का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि PV इक्वल टू K हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं इस वाले के साथ लगाता हूँ यहाँ वाले कंटेनर पे, तो बताओ क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगा कि P1 V1 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और उसी को अगर मैं इस वाले कंटेनर पे लगा दूं तो क्या मिलेगा, P2 V2 की वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर P1 V1 भी कांस्टेंट है और P2 V2 का प्रोडक्ट जो बाद में आएगा वो भी कांस्टेंट है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें फिर यहाँ से एक नया एक्सप्रेशन मिलता है कि क्या, कि P1 V1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, P2 V2। तो ये हमारे पास एक मेन फॉर्मूला आ गया इस लॉ पर बेस्ड, कि जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें P1 दे दिया और V1 भी दे दिया, फिर मैंने कहा कि प्रेशर चेंज होकर इतना हो गया, तो बताओ कि अब नई वॉल्यूम कितनी होगी। तो वहां पर आप इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। ये इनिशियल स्टेट का प्रेशर का वॉल्यूम का प्रोडक्ट है P1 V1, और ये फाइनली जो हमें वहां पे मिलेगा ये उसका प्रोडक्ट है P2 V2। तो ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और ये भी इसका एक्सप्रेशन है कि भाई PV इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये इसका मेन एक्सप्रेशन है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा बॉयल्स लॉ कैसे दिखाई देता है और क्या उसके फॉर्मूलेज होते हैं। अब हम इसके ग्राफ, जैसे मैंने बोला है कि सबसे मेन इस चैप्टर के ग्राफ ही हैं, तो उनको अब हम वन बाय वन बनाएंगे। बट उससे पहले आप जो लिखा है उसको कॉपी कर लें। हाँ, गैस पे क्या हुआ, गैस का इफेक्टिव हो जाना वो मैं समझ नहीं पा रहा। वो तो हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो सिर्फ आप लॉस को समझो। फिर आप जो मेरे से कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस पर क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे कि बॉयल्स लॉ को हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, उसमें हम कवर करेंगे। अभी सिर्फ आप लॉस को स्टडी करो कि हाँ भाई इस लॉज में होता क्या है, इस लॉ का कहना क्या है। हाँ भाई बच्चे बताइए, बॉयल्स लॉ, बॉयलर लॉ क्लियर है सभी बच्चों को कि बॉयल्स लॉ कैसे काम करता है। और जो एक्सप्रेशंस मैं लिख रहा हूँ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, फिर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर उसके बाद P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये सभी फॉर्मूले उसको आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए पहला स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे।
चलिए पहला स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने ले लिया होगा और अब ये लेंगे सेकंड। ठीक है सर, तो अब हमें ग्राफ को समझना है, ठीक है। और ग्राफ को समझने से पहले, क्योंकि ग्राफ में मुझे एक ग्राफ को, कई ग्राफ को समझाने के लिए मेरे को एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, और उस इक्वेशन को यहाँ पर बोलते हैं आइडल गैस इक्वेशन। अब ये आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, कैसे इस पे काम करते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको जरूर करवाऊंगा। बट अभी आप इस इक्वेशन को बस मेमोराइज कर लें, मतलब इसको याद करके रखें, ताकि हम इसकी हेल्प से थोड़ा ग्राफ को क्या कर पाएंगे, जरूर समझ पाएंगे। तो वो चीज आप देखिए। अब तो नोट में आप ये चीज लिख लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया है, आइडल गैस इक्वेशन। ये कैसे आएगी, कैसे काम करेगी, इस पर आगे हमने काम करना है। तो आइडल गैस इक्वेशन जो होता है सर, उसका फॉर्मूला सभी बच्चे ध्यान रखें, वो होता है PV इज इक्वल टू NRT। तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को दिमाग में रखना है, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर P कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट, सॉरी P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर है, R जो है यहाँ पर एक आइडल गैस कांस्टेंट, मतलब इसको आप अभी कांस्टेंट जरा मान के चलो बस। बस ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, जैसे ऊपर मैंने K कांस्टेंट लिया है, उसी प्रकार से ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है इसकी, वो आगे पढ़ाएंगे आपको। बट अभी आपको इन सब में हर चीज वेरी कर सकती है, बट R वेरी नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन की जरूरत हमें पड़ती रहेगी, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आइडल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। चलिए तो आइए अब देखते हैं कि इसके ग्राफ क्या रहेंगे। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आइडल गैस इक्वेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब जो हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे वो सारे ग्राफ कहीं ना कहीं आइसोथर्म कहलाएंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट पर ये सारे काम कर रहे हैं। तो जो आइसोथर्म मैं बना रहा हूँ उनको आप देखिए। आइसोथर्म का मतलब यही होता है कर्व ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहला जो हमने ग्राफ अभी हम देखने जा रहे हैं वो P और V के बीच में ग्राफ है। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहला ग्राफ आपके लिए बनाऊं, इधर मैं ले लेता हूँ प्रेशर और इधर मैं ले लेता हूँ वॉल्यूम। तो आपको अभी पता है कि P और V में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अभी मैंने बताया था कि इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कैसे बनता है, बताओ। ये बनता है। तो ये हो गया आपका PV ग्राफ, ठीक है। आगे चलते हैं, सबको समझ में आ ही रहा होगा, और देख भी सकते हैं जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। आप इस ग्राफ को यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं बना रहा हूँ आपके लिए सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ जो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ वो ग्राफ आप देखिए कैसे बनेगा। सेकंड ग्राफ में जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो मैं ग्राफ बनाऊंगा P और 1/V के बीच में। मतलब इधर तो P ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, 1/V। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि P और 1/V में कैसा रिलेशन है। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था, ये तो खैर हमने यहाँ यूज कर लिया, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम में। अब मैंने बताया था कि PV जो P है, PV जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप P और V को देखेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट आप P को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/V। 1/V को आप कंसिडर करिए। तो P और 1/V में कैसा रिलेशन आ रहा है बताओ, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम V की जगह ये वैल्यू पुट करें, V को, अरे भाई V नहीं पुट करना ना, हमें 1/V की वैल्यू पुट करनी है। जो ग्राफ के यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो 1/V की होगी। जैसे V अगर यहाँ पे 2 है तो ये यहाँ पर होगा 1/2। समझ में आ रही है बात। तो हमने V के साथ ग्राफ नहीं बना रहे, हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो किसके साथ बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं 1/V के साथ। तो 1/V और P में अगर बच्चे आप रिलेशन देखेंगे तो वो रिलेशन आपको डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। तो उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा, ये देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूला है वो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। हाँ, अगर वो वाला V की जगह पे ये 1/V डालेंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, V ऊपर आएगा, फिर तो मतलब वो भी डायरेक्टली होगा पर V तो ऊपर आ जाएगा। V ऊपर कैसे आ जाएगा भाई, V 1/V है तो V ऊपर कैसे लाओगे आप। अब पहले V की जगह V डाल देते हैं हम, अब 1/V डालते हैं तो सर आ नहीं सकता। तो V की जगह पर हम 1/V क्यों डालेंगे, हम V की जगह तो वॉल्यूम ही रखेंगे ना, उसको उसका रेसिप्रोकल।
हाँ, मैं सारा एक साथ पूरा कंबाइन कर दिया ना इसको। पी, मैं पी को एक, अब ऐसे सोचो कि पी हमारे लिए ए का काम कर रहा है और वन बाई बी हमारे लिए बी का काम कर रहा है, तो ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना आपस में। हाँ, और ये तो अलग है, इसमें पी और बी का रिलेशन है, दोनों ग्राफ अलग हैं। और इसमें अगर हम इसका स्लोप देखें, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, है ना भाई, आपसे पूछ लिया भाई इस ग्राफ का स्लोप बताओ किसके बराबर होगा, तो वो कैसे बताएंगे? तो फिर हमें वही क्वेश्चन का यूज करना पड़ेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली का। तो उसके हिसाब से अगर बच्चे आप यहाँ पे देखें, इस वाले ग्राफ को देखें, तो फिर इसको अगर हम देखें, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया है ये किसके लिए बनाया है, ये हो गया p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी। तो आपने देखा था कि इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वो आई थी p इक्वल टू के अपॉन में वी आई थी। तो अगर आप इसको उससे कंपेयर कर लें तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, देखो p के इंटू में वन अपॉन में v, तो ये आपका बन जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो y का काम तो प्रेशर कर रहा है, तो y एक्सिस पे देखो प्रेशर है, और x एक्सिस पे कौन है आपका वन बाई वी, तो स्लोप का काम कौन कर रहा है आपके लिए, k। आ रहा है समझ में कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कौन होता है, k होता है। जो कांस्टेंट वैल्यू वहां पर आपकी रहेगी k की जगह पर, वो ही इस ग्राफ के लिए किसका काम करेगी, स्लोप का काम करेगी। अरे भाई p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी था, फिर p इक्वल टू के बाई वी लिखा था कि नहीं लिखा था ऊपर, और उसके बाद फिर इसको मैंने y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर लिया, ये देखो क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट तो आ ही नहीं रहा, तो p इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में आ गया वन बाई वी, तो p इक्वल टू के मल्टीप्लाई में वन बाई वी हो गया। तो आप इसको इससे कंपेयर करो ना, तो y की जगह पे प्रेशर आ गया, m की जगह पर कौन आ रहा है, k, और x एक्सिस की जगह पर वन बाई वी तो आ ही रहा है। तो आपका स्लोप का काम जो यहाँ पे कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो k की वैल्यू कर रही है। हाँ जी, आप दोनों, आप सभी को ये ग्राफ समझ में आ रहे हैं? दो ग्राफ बनाए मैंने अभी, एक P और V के बीच में और एक P और वन बाई वी के बीच में। ये क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब इसी में हम एक और ग्राफ बनाएंगे। देखिए, अब ये दो ग्राफ को हम दो तरीके से और बना सकते हैं, तो वो आप देखिए कैसे हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे पहले, ये ऊपर का तो ले लिया था ना सबने, ये लीजिए, अब पहले इन दोनों ग्राफ का ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो ग्राफ है, तीसरा ग्राफ, वो आप देखिए। अब तो यहां पर मैंने P ही रखा है और यहां पर मैंने वही जो V था वो रखा है, लेकिन इस बार मैंने जैसे, अब मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से ग्राफ की जो कर्व है वो भी चेंज होगा। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे तीन ग्राफ बना दिया अलग अलग टेम्परेचर के लिए, जैसे मैंने एक ये ग्राफ बनाया पहला, ये देखिए, फिर ये मैंने दूसरा बना दिया, ये मैंने तीसरा बना दिया। समझ में आ रहा है? ये पहला ग्राफ बना, फिर ये ऐसे दूसरा बना, और ये ऐसे तीसरा बना। अब ये तीन अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ है, वैसे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं काम कर रहा हूँ हर बार। तो मैंने ये जो पहला वाला ग्राफ बनाया, ये मान लेते हैं कि हमने इसको T1 टेम्परेचर पे बनाया, और जो दूसरा ग्राफ है वो T2 टेम्परेचर पे, और तीसरा ग्राफ जो है T3 टेम्परेचर पे। तो तीनों ग्राफ जो अलग अलग टेम्परेचर पर हैं। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं पहला वाला, ये T1 टेम्परेचर पे बनाया गया है, ये T2 टेम्परेचर पे बनाया गया, और ये T3 टेम्परेचर पे बनाया गया। तो टीचर अब हमसे पूछेगा कि इनको क्या करिए, आप इनको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। आ रहा समझ में कि इनको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो उसके लिए आपको किसको यूज करना होगा, आइडल गैस इक्वेशन को यूज करना है, जिससे कि आप बता सकेंगे कि कौन सा टेम्परेचर कम होगा, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इसको करने का तरीका क्या होता है उसको मैं अलग से यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, तो आप इस ग्राफ को ऐसे रफ में बनाना दोबारा से, इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ग्राफ आपने इस तरह से दोबारा से ऐसे रफ में बना दिया, समझाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए।
और ये ग्राफ T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 पे है और ये T3। उसके बाद आपने क्या करना है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन खींचनी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये ट्रिक है पता करने की। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन खींच दीजिए, खींच दिया। अब इन सभी को प्रेशर के वाले एक्सिस के साथ मैच कर दीजिए, इस तरह से कर दिया। अब इन सारे पॉइंट्स पर काम करिए वन बाय वन। अब जो मेरा पहला पॉइंट है उसको मैं ए मान लेता हूं, ये दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। अगर आप इन तीनों पॉइंट पे काम करते हैं तो इस सब में वॉल्यूम सेम होगा, है ना भाई? ये वाला जो पॉइंट है सबके लिए तो सेम ही होगा। तो इन सभी पॉइंट्स पर क्या सेम है? वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पर आपका वी सबके लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आ रहा है समझ में? वी सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सबका प्रेशर तो डिफरेंट होगा। सबका प्रेशर तो डिफरेंट होगा ना भाई। यहाँ पे इसका साथ प्रेशर अलग आएगा, P1 मान लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर अलग आएगा, P2 मान लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर अलग आएगा, क्या मान लेते हैं, P3 मान लेते हैं। तो सभी के लिए वी सेम होगा, जो एबीसी पॉइंट्स मैंने लिए। भाई मैं बॉयल्स लॉ के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ, आप इस ग्राफ के हिसाब से सोचो जो मैं आपको बना रहा हूँ। बॉयल्स लॉ के हिसाब से मत सोचो। अभी आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे हम पता करेंगे कि T1 T2 T3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो ट्रिक देखिए आप। तो आप इस ग्राफ के हिसाब से सोचो, मुझे बताओ कि ए बी सी पॉइंट पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी। तो सभी पे वॉल्यूम सेम नहीं होगा और सबका प्रेशर अलग अलग होगा, P1 P2 P3 होगा। तो आइडल गैस इक्वेशन क्या थी बताइए आपके लिए? आइडल गैस इक्वेशन थी आपके लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां पर अब आपका क्या क्या चीजें फिक्स हैं जो बदल नहीं सकती हैं? तो वो एक आपका आर है, तो आर आपका नहीं बदल सकता यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स तो मास पे डिपेंड करता है, तो वो भी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम मैंने वैसे ही फिक्स कर दिया, यहाँ पे सबका वॉल्यूम भी क्या है देखो, फिक्स है। तो जो जो फिक्स है वो मैंने हटा दिया यहाँ से। ये जो मैं ऊपर ये जो लाइन खींच रहा हूँ, इसको खींचने का मतलब ये है कि ये चीजें कॉन्स्टेंट है। बी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो आप P1 P2 P3 में तो मुझे बता सकते हो कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो बताओ सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? P3। तो यहाँ पर आपके लिए P3 सबसे बड़ा होगा। तो अगर P3 सबसे बड़ा हुआ तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन सा हुआ? T3 हुआ। तो पहले आप बताएंगे कि भाई P3 बड़ा है P2 से और P2 बड़ा है P1 से, और इस रिलेशन से क्या मिला कि T3 बड़ा है T2 से और T2 बड़ा है P1। आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे बता देंगे टीचर को भाई कि भाई इसमें T3 सबसे बड़ा टेम्परेचर है, फिर T2 है और फिर T। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो आ रही है समझ में ट्रिक, क्या ट्रिक यूज करनी है, और उससे आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, यही ट्रिक से आपको काम करना है। हाँ जी बच्चे, ये ट्रिक समझ में आ रही है कि कैसे हमने पता कर लिया कि T1 T2 T3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यूजिंग आइडल गैस इक्वेशन। जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको हटा दीजिए उस इक्वेशन में से, और जो दो चीजें बच रही हैं उनके साथ रिलेशन देखो कि क्या आ रहा है, और उससे फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी टेम्परेचर छोटा है कौन सा बड़ा है। चलिए लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया सभी बच्चों ने? अब लास्ट पर आप देखेंगे सभी बच्चे। इस चैप्टर में बार बार बोल रहा हूँ ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से समझिए। कोई लगे कि हाँ भाई ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताइए। नेक्स्ट ग्राफ जो हम बनाने जा रहे हैं अब वो P और 1/V का ग्राफ देखा था अभी आपने पीछे, तो इसमें भी हम इसी तरह से 3 ग्राफ बना लेते हैं। ये ठीक है, तो ये हमारे पास P हो गया और ये इधर से 1/V हो गया। अब इसमें भी हम 3 टेम्परेचर्स ले लेते हैं डिफरेंट। ये हो गया T1 T2 T3।
फिर टीचर पूछेगा तीनों में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा कम है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, जो पीछे कर्व था वो स्ट्रेट लाइन नहीं था, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट यूज करना जो मैंने बताया। अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर हम स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो अभी मैंने देखा था कि पीवी किसके बराबर था, के देखा था कि नहीं भाई, पीवी जो होता है वो किसके बराबर होता है, के होता है कि नहीं। तो पीवी की जो वैल्यू है वो के बराबर है, और पीवी जो है वो एनआरटी के भी बराबर है ना भाई। तो पीवी अगर के भी बराबर है और पीवी एनआरटी के भी बराबर है, तो फिर हमारा जो के हुआ वो किसके इक्वल हो गया, एनआरटी के। और एन और आर तो कांस्टेंट होते हैं, तो के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर के, क्योंकि आर और एन तो कांस्टेंट वैल्यू है ना भाई, ये दोनों चीजें तो बदलेगी नहीं कभी भी। और के जो होता है वो आपका याद है इस वाली ग्राफ का स्लोप होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इस वाले ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ये देखो इसका स्लोप क्या होता है बताओ, के। तो इसका स्लोप अगर के होता है तो इसका जो स्लोप होता है वो किस पर डिपेंड करता है बताओ, टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर की वैल्यू स्लोप पे डिपेंड करी, ये भी कह सकते हैं। तो अगर मुझे ये देखना है कि T1 T2 T3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं देखूं किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है। और स्लोप किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। तो सबसे छोटा एंगल किसका है बताओ, T1 का। फिर उसके बाद इसका एंगल ज्यादा बड़ा, इसका एंगल और बड़ा, तो सबसे बड़ी स्लोप किसका हुआ, T3 का। तो अगर T3 का स्लोप सबसे ज्यादा है तो T3 का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा तो सर टेम्परेचर ज्यादा। और स्लोप किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। आ रही बात समझ में। तो लॉजिक क्या चल रहेगा, जिसका थीटा ज्यादा तो उसकी के की वैल्यू ज्यादा, और जिसकी के की वैल्यू ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। बस इस लॉजिक पे काम करेंगे तो बात बन जाएगी। तो फिर बताओ इसमें कौन बड़ा हुआ सबसे ज्यादा, फिर T3, और उसके बाद फिर T2, और लास्ट में कौन आएगा, T1। तो वही वही ऑर्डर यहाँ पे भी फॉलो हो गया जो आपका पीछे चल रहा है। T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1। तो आ रहा है समझ में कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो कैसे चलना है, और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो कैसे चलना है। हाँ, दोनों में से कोई एक ही आएगा आपको। तो ये ध्यान रखिए कि कैसे इस पर आपको काम करना होता है। इस लॉजिक पे टिके रहोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। तो ये ध्यान रखिए, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और फिर यहां से समझ में आ गया, थीटा जिसका ज्यादा होगा तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि टैन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी उससे। और जिसका के की वैल्यू ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इस लॉजिक को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 4 ग्राफ मैंने आपको बनाए इसके डिफरेंट, और चारों ग्राफ को मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी कर दिया। और इसके जो फॉर्मूलेज हैं उन पे भी दिमाग लगाइए ढंग से, और जो इसके रिजल्ट आ रहा है चीजों को समझने के बाद उनको भी ध्यान से सभी बच्चे देखिए। हाँ जी, लास्ट ग्राफ समझ में आ गया सभी बच्चों को कि यहाँ पर मैंने कैसे आइडल गैस इक्वेशन का फिर से यूज किया है, और आपको समझा दिया कि जो आपका स्लोप होता है इस ग्राफ का वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और स्लोप डिपेंड करता है एंगल पर, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। क्लियर है सभी बच्चों के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और फिर हम टॉपिक देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, कि बॉयल्स लॉ को हम कहाँ यूज करते हैं, उसका कंक्लूजन क्या है इस लॉ का, वो हमें समझ में आएगा फिर। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप, एप्लीकेशन ऑफ बॉयले लॉ। देखिए अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, कि P इज इक्वल टू के बाई वी आई थी इक्वेशन, की नहीं आई थी। अब P इज इक्वल टू के बाई वी होता है, और डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, सभी को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है सर, अब इस फॉर्मूले को उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई में मास अपॉन में डेंसिटी। ये रेसिप्रोकल होके बन जाएगा D इंटू के अपॉन में M। या फिर आप देखिए अब इन दोनों में क्या चीज कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। किसी भी चीज का मास भी नहीं चेंज हो सकता।
तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, D इज इक्वल टू एम अपॉन में के, है ना, D इज इक्वल टू एम अपॉन में के और इनटू में P, और M भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है। तो बट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि M अपॉन के इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट, क्योंकि भाई कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट गिव्स यू न्यू कांस्टेंट। तो डेंसिटी इज इक्वल टू बन गया K डैश मल्टीप्लाई में P। तो अब K डैश तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि जैसे जैसे किसी चीज का भी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे किसी भी चीज का क्या बढ़ता जाएगा, प्रेशर, तो प्रेशर के बढ़ाने से क्या होगा, उस चीज की क्या बढ़ती जाएगी, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। आ रही है बात समझ में, कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज का प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे वैसे उसकी क्या बढ़ती जाएगी, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। मतलब गैसेस जो होती हैं वो हमारी और ज्यादा क्या हो जाती हैं, डेंसर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, और भी ज्यादा डेंसर हो जाती हैं। ठीक है, तो गैस की डेंसिटी अगर आपको बढ़ानी है तो प्रेशर को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज यहां से निकल कर आती है। तो आप इसमें ये चीज यहां पर ऐड कर दीजिए कि इसका जो कंक्लूजन है बॉयल्स लॉ का वो यही है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ बॉयल्स लॉ, कि गैसेस बिकम्स मोर डेंसर एट हाई प्रेशर। तो जब भी हम प्रेशर को हाई रखते हैं तो गैसेस की डेंसिटी बढ़ती है और वो गैसेस ज्यादा डेंसर हो जाती हैं हमारे लिए। मतलब वो डेंसर होने का मतलब क्या हुआ कि वो उनका कम जगह पे ज्यादा क्या आ जाता है, मास ज्यादा आ जाता है। जो भी चीज का कम जगह पे ज्यादा मास ऑक्यूपाई करेंगी तो वो चीज डेंसर हो जाती है। तो ये है कंक्लूजन कह लीजिए या फिर एप्लीकेशन कह लीजिए बॉयल्स लॉ का। हाँ जी बच्चे बताइए, बॉयल्स लॉ का कंक्लूजन या एप्लीकेशन जो भी आप कह लें, वो आपको समझ में आ रहा है कि गैसेस बिकम्स मोर डेंसर एट हाई प्रेशर। चलिए, तो इसको अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हमारा पहला लॉ खत्म होता है जिसको हमने नाम दिया है बॉयले लॉ। और बॉयल्स लॉ के बाद अब हमारे और भी लॉज हैं, चार्ल्स लॉ है, इसके अलावा फिर हमारे पास गै-लुसैक लॉ है, अवोगाड्रो लॉ है, और उन सभी लॉज को फिर हम